हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 23 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो एक आर्टिकल रह गया था मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। कल टाइम की कमी थी जिसकी वजह से मैंने वो आर्टिकल डिस्कस नहीं किया था, तो नॉट अ ज़ीरो सम अफेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है, जो इंडिया है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी कंट्री के साथ नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन इस बीच में एक ट्रेंड देखने को मिला है इंडिया में कि इंडिया में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये कौन से डेटा से पता चलता है कि इंडिया में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है? तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट इनिशिएटर ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स। अगर एंटी डंपिंग मेजर्स देखे जाएँ तो इंडिया सबसे बड़ा उसका इनिशिएटर है। इंडिया ने 2015 से लेकर 2019 तक लगभग 233 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किए हैं, जो कि देखा जाए तो 82 इनिशिएशन ज़्यादा है अगर 2011 से 14 के बीच में कंपेयर किया जाए। जो एंटी डंपिंग इनिशिएशंस इंडिया के द्वारा देखे गए 1995 से वो लगभग 1071 हैं, और बाकी दूसरे कंट्री से कंपेयर करो तो यूएस के 817, ईयू के 533, चाइना के 292। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम एंटी डंपिंग जो मेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया के टैरिफ हैं वो 8.9% हुआ करते थे 2010-11 में, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 25% बढ़ गए हैं 2020-21 में 11.1% है। तो ये दूसरा एविडेंस है कि हम यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। थर्ड, इंडिया रिसेंटली अमेंडेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने सेक्शन 11(2)(f) ऑफ द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 अमेंड किया है। अब इस एक्ट में अमेंड करके जो गवर्नमेंट है उसके पास अब एक पावर आ गई कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी गुड का बैन कर सकती है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से इंजरी हो रही है इकॉनमी को। अब जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसमें एक प्रोविज़न ये है कि आप गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर बैन लगा सकते हो अगर फॉर एग्जांपल आपके पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगा सकते हो। लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी भी गुड के ऊपर बैन लगा सकती है। तो ये जो है ये अगेंस्ट प्रोविजन हो गया, ये जो गैट का प्रोविजन है। तो एक हमें ये पता चल रहा है, तो प्रोवाइडेड द बैन इज नॉट अप्लाइड इन एन आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी मैटर। तो यहाँ पर गैट में एक प्रोविजन है कि आप यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकते हो अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है या करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अमेंड करके ये बोला है कि ये किसी भी गुड के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। तो ये बेसिकली अगेंस्ट हो गया प्रोविजन ऑफ गैट। However, expanding the scope of Article 11(2)(f) to cover any good is inconsistent with India's WTO obligations. तो हमने यहाँ पर जो amendment किया है वो WTO obligations के inconsistent है। तो WTO allows countries to impose restrictions on imports in case of injury to domestic industry। तो इसके अलावा जो WTO बोलता है कि आप यहाँ पर restriction लगा सकते हैं, जो कंट्रीज है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर यहाँ पर इंजरी हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ना कि इकॉनमी को। लेकिन इंडिया ने जो अमेंड किया है सेक्शन 11(2)(f) ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, तो उसमें इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया तब भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अगर इकॉनमी को इंजरी हो रही है। लेकिन जो गेट के प्रोविजन में ये बोला गया है कि तब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जब यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही हो। तो इन दोनों टर्म्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। For example, if there is a sudden significant and sharp increase in imports that is causing serious injury to the domestic industry, तो अगर ये देखा गया कि sudden significant और sharp increase imports का हो रहा है जिसकी वजह से domestic industry को यहाँ पर इंजरी आ रही है, तो यहाँ पर ट्रेड रेमेडियल मेजर्स की तरह यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार। तो एडिशनली कंट्रीज कैन ऑल्सो इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑन अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। तो किसी को के पास BOP की डिफिकल्टी है या नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस है, तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो 11(2)(f) है उसमें ये नहीं बोला गया है कि आप जो ट्रेड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अननेसेसरी। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, कोई रीजंस होने चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का रीज़न होना चाहिए, तो ऐसा कोई रीज़न होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया है वो यहाँ पर मेड इन इंडिया की बात करता है। तो फिफ्थ, द क्लैरियन कॉल गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी वोकल फॉर लोकल। तो बेसिकली हम यहाँ पर फोकस दे रहे हैं कि हमें अपने यहाँ पे जो गुड्स हैं, स्वदेशी गुड्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस देना है। तो इसकी वजह से लोगों में एक डिस्डेन पैदा हो रही है फॉरेन गुड्स को लेकर। तो इस क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर इंपोर्ट्स आर लुक्ड एट विद डिस्डेन, अपसेटिंग कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर जब फॉरेन गुड्स को लोग डिस्डेन की तरीके से देखने लगेंगे और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस तो फिर अपने आप ही कम हो जाएगी अगर लोग उसको डिस्डेन की तरीके से देखेंगे। तो ज़रूरत ये कि उनके गुड्स भी आएँ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो अपसेटिंग कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जीरो सम गेम नहीं होता है। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि अपने इंटरेस्ट को ही मैक्सिमाइज करता रहे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो दूसरे कंट्रीज़ भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंडिया उनके जो भी गुड्स आ रहे हैं उस पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो भी रिटेलिएटरी मेजर में हमारे गुड्स के ऊपर यहाँ पर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इट्स एक्सपेरिमेंट विद ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। तो 1991 से पहले हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 1991 में BOP क्राइसिस आ गया था। BOP क्राइसिस के बाद हमने यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स लिए थे। तो एक बार हम हिस्ट्री से
सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर विंस्टन चर्चिल की यहाँ पर लाइन कोट की है कि दोज हु फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो यहाँ पर हम 1991 से पहले ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करके देख चुके हैं, उससे हमें नुकसान ही हुआ है। तो हमें वापस से ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें यहाँ पर अपने ट्रेड को लिबरलाइज रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो अमिट सिविलियन किलिंग्स, तो यहाँ पर सिविलियन किलिंग्स जो जम्मू कश्मीर में वैली में यहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर है वो जम्मू एंड कश्मीर को विजिट करेंगे। ज़्यादा इस बात में तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, बस ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मेनली 2 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहली, सिविलियंस की किलिंग हो रही है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये कि जो मिलिटेंट्स हैं, तो मिलिटेंट्स के लिए यहाँ पर हंट किया जा रहा है, लेकिन बेसिकली मिलिटेंट्स को हंट डाउन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज आर ग्रैपलिंग विद 2 मेजर सिचुएशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, द किलिंग्स ऑफ सिविलियंस इन कश्मीर एंड अ हंट फॉर द मिलिटेंट्स हु किल्ड 9 सोल्जर्स लास्ट वीक इन जम्मू's पूछ एरिया। तो यहाँ पर बेसिकली ना मिलिटेंट्स को हंट डाउन करना आसान हो रहा है, और जैसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर माना गया था कि रेजिस्टेंस फ्रंट ये सारी किलिंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फ्रंट के यहाँ पर लोगों को अरेस्ट करने के बाद भी जो किलिंग्स है वो जारी हैं। तो अभी इसका कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं इसके बारे में और भी जो भी पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल की को ये बात कहना है कि जो मिलिटेंट्स है वो हाइड एंड सीक वाला गेम है, वो डेंसली पैक्ड फॉरेस्ट है, तो वो छिप जाते हैं, तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ ये सारे पॉइंट्स हैं। He said one of the reasons why the recent militancy in the valley has not spread to former hotbeds। तो जम्मू में पहले जो ज़्यादातर मिलिटेंसी फैल जाती थी वो इस वजह से उस एरियाज़ में नहीं फैली, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट है वो वहाँ पर एब्सेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर होता है मिलिटेंसी के लिए वो होता है लोकल सपोर्ट। अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो मिलिटेंसी यहाँ पर थ्राइव कर ही नहीं सकती किसी भी रीज़न की वजह से। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि 60 पॉइंट एजेंडा एक्शन प्लान है गवर्नमेंट का। उसमें एक पॉइंट ये भी है, 5 years ऑफ कर्ब्स लेटर गवर्नमेंट कीन टू ओपन बीच सैंड मिनरल्स माइनिंग। तो यहाँ पर जो बीच सैंड मिनरल्स माइनिंग है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इस बात पे, इस प्रपोजल के ऊपर सोच रही है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यहाँ पर बीच सैंड मिनरल माइनिंग करने दी जाए। तो यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स थे, पहला बीच एंड मिनरल्स, इसके अलावा ऑफशोर माइनिंग, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद करवा दी गई थी। तो 2 रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स, बीच एंड मिनरल्स एंड ऑफशोर माइनिंग फॉर एक्सप्लोरेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर सीक्स टू रिवर्स अ सीरीज ऑफ मेजर्स टेकन बाय द सेंटर ऑफ द लास्ट 5 years। तो पिछले 5 सालों में ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो एक्सप्लोरेशन है वो वापस से कर सके। तो द प्रपोजल टू सेट अप अ पैनल टू रीओपन द सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन कुड हैव स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस। अब यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन करने दिया जाएगा तो उसके क्या स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगे। पहले गवर्नमेंट ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का एक्सप्लोरेशन ये कह के बंद करवाया था कि हम यहाँ पर इलीगल माइनिंग को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। गिवन दैट मोनजाइट एंड अदर मिनरल्स सच एज गार्नेट, इल्मेनाइट एंड जिरकॉन। तो यहाँ पर ये जो मिनरल्स हैं गार्नेट, इल्मेनाइट एंड जिरकॉन, कॉमनली नोन एज बीच सैंड। तो अब बीच एंड माइनिंग के लिए यहाँ पर अप्रूवल दी जाएगी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को, तो इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना दी गई है। तो ये बेसिकली कोस्टल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के आसपास मिलते हैं और ये कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जुलाई 2021 में ये बोला था कि हम प्राइवेट सेक्टर का एक्सप्लोरेशन बंद करा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्राइवेट पार्टीज़ के जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो 2 सेक्टर्स हैं बीच एंड मिनरल्स, तो उनको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उनकी माइनिंग कर सकता था। इसके अलावा जो ऑफशोर माइनिंग है वो सिर्फ PSUs ही कर सकते थे। लेकिन अब इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी सेटअप कर दी गई है देखने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया जाए कि यहाँ पर वो भी एक्सप्लोरेशन कर सकें। इसके अलावा जो बीच एंड मिनरल है वो जो मोनाजाइट है उस मिनरल से थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो थोरियम है वो इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता है। तो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट कैन बी टर्न्ड इनटू न्यूक्लियर फ्यूल आफ्टर बीइंग कंबाइंड विद फिसाइल मटेरियल सच एज प्लूटोनियम। तो यहाँ पर जो थोरियम है वो मोनाजाइट से आता है, फिर थोरियम को प्लूटोनियम से मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होता है। तो कंपनीज हैंडलिंग बीच एंड मिनरल्स, तो यहाँ पर जो भी बीच एंड मिनरल्स को जो भी कंपनीज हैंडल करती हैं उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से। और लाइसेंसिंग कंडीशन में ये होता है जो बीच एंड मिनरल्स है उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो जब वो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर जो मोनाजाइट है उसको उनको बैकफिल में डालना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ती है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो अब सैंड मिनरल्स माइनिंग है, जो बीच एंड मिनरल्स माइनिंग उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन के राइट्स दे सकती है। अब बीच एंड मिनरल्स कौन से होते हैं तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। गार्नेट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, जिसको बीच एंड मिनरल्स बोलते हैं। इसके अलावा मोनाजाइट है, उससे थोरियम निकलता है, फिर थोरियम को प्लूटोनियम में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो थोड़ा बहुत ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर एक डिजीज़ का नाम है तो हम देख लेते हैं।
तो एक्लेशिया कार्डिया, तो ये बेसिकली फूड पाइप की डिजीज़ है। तो 5 ईयर्स टू यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में कुछ 375 स्पेशल प्रोसीजर्स कर दिए गए हैं और ये रेयर डिजीज़ है। टू ट्रीट अ रेयर एंड डेबिलिटेटिंग डिजीज ऑफ द फूड पाइप कॉल्ड एक्लेशिया कार्डिया। तो एक्लेशिया कार्डिया एक नाम की डिजीज़ होती है। द लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्टमक, तो यहाँ पर जो ये रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो खाने को सॉलो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो फूड होता है वो स्टमक को एंटर नहीं कर पाता और वो फूड पाइप में फंस जाता है। तो ये डिजीज़ है, बस आपको पता होना चाहिए डिजीज़ किससे रिलेटेड है। इससे ज़्यादा तो बस कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं इसमें। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब पेट्रियाटिज्म, तो पेट्रियाटिज्म के सबके मायने अलग हो सकते हैं। तो एक बार एथिक्स में क्वेश्चन भी आ चुका कि पेट्रियाटिज्म आपके लिए पेट्रियाटिज्म क्या है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फ्राइडे सेट अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ वर द 3 की चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री। तो पेट्रियाटिज्म सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर जो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म यहाँ पर जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोली, तो उनके लिए जॉब को टैकल करना और एजुकेशन क्राइसिस को सॉल्व करना बिगेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रियाटिज्म है। तो सबके लिए यहाँ पर पेट्रियाटिज्म के अलग अलग मायने हो सकते हैं। इन अ फर्स्ट विमेन पुलिस पर्सनल विल बी ऑन बीट ड्यूटी, तो यहाँ पर जो विमेन का रोल है वो कैसे बढ़ रहा है, विमेन को ऐसे स्टीरियोटिपिकल रोल से कैसे बाहर निकाला जा रहा है। तो इन अ फर्स्ट विमेन पुलिस पर्सनल हैव बीन अपॉइंटेड टू बीट्स इन सब डिविजन्स इन दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो इससे पहले यहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर विमेन पुलिस पर्सनल को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। बेसिकली इसको रेफर किया जाएगा प्रशक्ति बीट स्टाफ। तो वी हैव ऑल्सो फॉर्म्ड अ वीरा स्क्वाड ऑफ विमेन पुलिस पर्सनल। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं जो दिल्ली में स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स क्या रोल करेंगी, तो उन रोल्स को यहाँ पर बेसिकली ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन होता था, तो ये माना जाता था ये सिर्फ मेल का बेस्टियन है। तो वी विल नाउ सी इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन ऑफिसर्स एट एवरी लेवल ऑफ पुलिसिंग। आगे चलते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी कैंडिडेट्स हैव नो राइट टू कार्डर ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है जो सक्सेसफुल आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उनको उनके चॉइस का कैडर मिल सके। तो ये कोई उनका राइट नहीं, उनको मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये उनका राइट नहीं है कि अगर उनको नहीं मिलता है तो यहाँ पर वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई उनका राइट नहीं है। इसके अलावा एक वर्डिक्ट में एक ये भी क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल कहीं पर वो एलोकेटेड है भाई आईएएस ऑफिसर और उसको दूसरी जगह एलोकेट करना है, तो कौन से स्टेट से यहाँ पर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जिस स्टेट में एलोकेट करना है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे यहाँ पर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ना कि जिस स्टेट से उसको लाया जा रहा है। तो द वर्डिक्ट डेल्ट विद द क्वेश्चन वेदर कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ कार्डर इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट बिलोंग्स और विद द स्टेट टू विच द कैंडिडेट इज बिंग एलोकेटेड। तो यहाँ पर वर्डिक्ट ने इस क्वेश्चन से भी डील किया कि जो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स है जिसका एलोकेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंसल्टेशन उस स्टेट से की जाएगी क्या जो उस कैंडिडेट का होम स्टेट है, या उस स्टेट से की जाएगी जहाँ पर वो एलोकेटेड है, तो नहीं, उस स्टेट से नहीं की जाएगी। तो इट पॉइंटेड आउट दैट द एंटायर बेसिस क्लेम इज दैट देयर वाज नो कंसल्टेशन विद द स्टेट ऑफ केरला। तो बेसिकली यहाँ पर जिस आईएएस ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है वो केरला के स्टेट से थे और केरला में ही एलोकेट थे, लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि उनको हिमाचल प्रदेश में डालना है, तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे कंसल्टेशन की जाएगी, ना कि केरला गवर्नमेंट से। तो द कोर्ट सेड द एप्लीकेंट वाज एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड देयर वाज अ consent duly given by the Himachal Pradesh for her allocation to that state. In fact, no consultation was required to be carried without in respect of the applicant with Kerala. तो यहाँ पर केरला से यहाँ पर कंसल्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंसल्टेशन होगी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से। Therefore, mandate of the cadre rule is satisfied when consultation was made with the state to which allocation was made. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर COP 26 होने वाली, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। अगर आपको यहाँ पर स्पीड तेज़ लगती है तो आप प्लीज़ यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर कम कर लेना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा आज टाइम कम है। तो इंडिया सेट टू स्टिक टू इट्स स्टैंड एट COP 26 पोल्यूटर्स शुड पे। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्लासगो में हो रहा है। ग्लासगो कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है। तो इंडिया विल फाइनलाइज इट्स स्टैंड ऑन वेरियस इशूज रिलेटेड टू द COP 26 कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो नेक्स्ट मंथ एट द कैबिनेट मीटिंग ऑन October 7। अब यहाँ पर इंडिया के मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो इंडिया ने बेसिकली बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और साथ ही यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की जाए। तो इंडिया के दो मेन मुद्दे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के और दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो इंडिया ने यहाँ पर पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल की बात की है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इन्होंने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, पूरा एमिशंस कर लिया। अब ये चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जब हिस्सा हो रहे हैं तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एमिशन किया, इन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया। अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ का तो डेवलपिंग चल रहा है, अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, हमें
इतने सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो ऐसे में तो हमें एमिशन करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो वी बिलीव इन द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो जो इंडिया है वो बिलीव करता है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल में। इसका मतलब ये है कि जिसने अभी तक पोल्यूट किया वो पे करे, एंड दैट विल बी आर स्टैंड एट COP26। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 पे यही हमारा स्टैंड होगा कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली कॉन्ट्रीब्यूट किया ज़्यादा एमिशंस के लिए और जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो वो यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पर असिस्ट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और साथ ही यहाँ पर फाइनेंस दें। यहाँ पर पेरिस कन्वेंशन में बात भी की गई थी कि $100 बिलियन यहाँ पर दिए जाएंगे, लेकिन उसके बारे में इन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने कभी भी $100 बिलियन की बात ही नहीं की। अगर इंडिया के एनुअल पर कैपिटा एमिशन भी देखा जाए तो वो भी बहुत कम है, सिर्फ 1.96 टन्स पर पर्सन है। अगर चाइना का देखा जाए 8.4 टन्स पर पर्सन है, और इसके अलावा और डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखा जाए तो यूएस का 18.6 टन्स पर पर्सन है और यूरोपियन यूनियन का 7.16 टन्स पर पर्सन है। तो यहाँ पर इंडिया का पर कैपिटा एमिशन इतना ज़्यादा कम है, उसके बाद भी इंडिया से उम्मीद की जाए कि इंडिया एकदम क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट स्टेप सबसे ज़्यादा ले, तो नहीं। यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जिन्होंने इतना ज़्यादा एमिशन कर लिया उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको पहले न्यूज़ बता चुकी हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में से पहले भी आ चुकी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना है, उन्होंने बात की थी जो लीगल सिस्टम है उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम कॉलोनियल हैंगओवर में चलते हैं कि जो कॉलोनियल रूल्स मास्टर्स जो थे जैसा रूल्स बनाकर चले गए वैसे ही चलते हैं। तो वेरी ऑफन आर जस्टिस डिलीवरी पोजेस मल्टीपल बैरियर्स। तो हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है तो कॉमन मैन को वो बहुत एकदम एलियन जैसी चीज़ लगती है। तो वेरी ऑफन आर जस्टिस डिलीवरी पोजेस मल्टीपल बैरियर्स फॉर द कॉमन पीपल। आवर सिस्टम प्रैक्टिस रूल्स बीइंग कॉलोनियल इन ओरिजिन। तो हम अभी तक वही रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि कॉलोनियल मास्टर्स बना कर गए हैं, एंड मे नॉट बी बेस्ट सूटेड टू द नीड्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। और वो जो रूल्स है वो अब की इंडियन पॉपुलेशन को नहीं सूट करते। तो यहाँ पर ज़रूरत है जो हमारे लीगल सिस्टम है उसको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब इंडिया US ने डील साइन किया टॉर्पीडोज के लिए। तो US गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ MK-54 टॉर्पीडो एंड एक्सपेंडेबल टॉर्पीडोज फॉर द नेवीज P8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट फ्रॉम द US। तो यहाँ पर हम US से MK-54 टॉर्पीडोज ले रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है उसमें यहाँ पर देखा गया कि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो स्टॉक लिमिट लगाने की कोशिश करी। तो विद कुकिंग ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू रिमेन हाई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अब स्टेट्स को बोल रही है कि आप कोशिश करो कि जो एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स हैं उनके ऊपर एक स्टॉक लिमिट लगा दी जाए कि यहाँ पर जो भी हैं वो सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा होल्ड ना करें। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ 2 महीने की कैपेसिटी का होल्ड करें, उससे ज़्यादा ना करें, ताकि जो प्राइजेस हैं एडिबल ऑयल्स के वो थोड़े कम हो सकें। अब यहाँ पर IFFI है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हो रहा है। तो यहाँ पर किस किस को कौन से अवार्ड मिल रहे हैं मैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो द 52nd एडिशन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फेस्टिवल विल ऑनर हॉलीवुड स्टारवर्ट मार्टिन स्कॉर्सीज। इसके अलावा हंगेरियन फिल्म मेकर इस्तेवान ज़ाबो विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या मिल रहा है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ पर हंगेरियन फिल्म मेकर, इसके अलावा हॉलीवुड के मार्टिन स्कॉर्सीज है, हंगेरियन फिल्म मेकर इस्तेवान साजबो हैं। आगे चलते हैं। ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मेटावर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फेसबुक प्लान कर रहा है अपने आप को रीनेम करने के लिए। तो जैसे होल्डिंग कंपनी है गूगल की अल्फ़ाबेट, वैसे ही फेसबुक कोशिश कर रहा है कि इसकी कोई एक होल्डिंग कंपनी हो। तो वी कुड सी अ न्यू पेरेंट कंपनी अंडर विच फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड अदर्स विल ऑपरेट। तो यहाँ पर एक फेसबुक की होल्डिंग कंपनी होगी जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब होंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेट है पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, तो वैसे ही यहाँ पर फेसबुक कुछ करने की बात कर रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर फेसबुक एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो मेटावर्स कहाँ से, मेटावर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ इसका आइडिया? तो इसका आइडिया ओरिजिनेट हुआ है 1992 के। द एक्सप्रेशन फर्स्ट अपेयर्ड इन अमेरिकन ऑथर नील स्टेफसन्स स्नो क्रैश। तो वहाँ पर एक बात की गई थी, एक डिस्टोपियन वर्ड की, यहाँ पर गवर्नमेंट्स है वो पावर बिल्कुल सीड कर देगी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के लिए, और वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल करेंसी जैसी चीज़ें होंगी, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी। तो वहाँ से यहाँ पर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मेटावर्स? तो मेटावर्स है क्या? तो सिंपली पुट द मेटावर्स इज अ पैरेलल वर्चुअल वर्ड। तो बेसिकली एक वर्चुअल वर्ड है जहाँ पे यूजर्स की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती है, पोजीशंस हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जो यूजर्स हैं वो आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं डिजिटल करेंसी से। तो इसको माना जा रहा है कि इंटरनेट के बाद ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, एक डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सॉर्ट्स विच इज़ कंटिन्यूअस एंड लाइव। तो एक एंटायरली डिजिटल इकॉनमी होगी। बॉल्स ऐसे साइट्स, इंटरऑपरेटेबिलिटी, इसके अलावा यहाँ पर इंटरऑपरेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होगी। तो वर्चुअल रियलिटी वुड बी एन एलिमेंट ऑफ द मेटावर्स, बट द आइडिया गोज बियॉन्ड जस्ट डॉनिंग अ VR हेडसेट। तो यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं, उससे आगे भी बहुत कुछ होगा। अब मेटावर्स काम कैसे करेगा? तो मेटावर्स देखा जा रहा है कि एक नया वर्ड ऑर्डर होगा जहाँ पे सर्विसेज तक वर्चुअली ऑफर की जा सकती हैं
इन द एक्सचेंज फॉर वर्चुअल एसेट, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी दो तो यहाँ पर सर्विसेज भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हर कोई इसका पार्ट होगा। और जैसे गेम होते हैं तो गेम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एंड हो जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसका कुछ एंड ही नहीं होगा। तो इट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। तो मेटावर्स इज नॉट समथिंग जस्ट वन कंपनी कैन बिल्ड। इसके अलावा जो फेसबुक है, इसके अलावा एपिक गेम्स, फोर्टनाइट, ही सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मेटावर्स बनाएं। अब फेसबुक ने ये बोला कि मेटावर्स में जो लोग हैं वो हैंग आउट भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो कि उनके सेम फिजिकल स्पेस में नहीं है। तो हैंग आउट विद पीपल हु आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्पेस। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि ये कंपनी मेटावर्स जो बनाने की कोशिश करी, तो इनका ये कहना है कि 10-15 साल में मेटावर्स बना देंगे। तो देखने वाली बात है। अब ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये बात बोली थी कि डिप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज़ वन डे टू मैनी। तो अगर एक दिन के लिए भी किसी को उसकी लिबर्टी डिप्राइव की जाती तो एक दिन वो बहुत सारे दिनों के बराबर है। इसके अलावा ये बोला गया था कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स की, तो कोर्ट को उसको अपहोल्ड करना चाहिए। हैड unambiguously stated the principle which court must uphold in order to remain the first line of defense of the liberty of citizens। और जो यहाँ पर नॉर्म होना चाहिए वो बेल होनी चाहिए, ना कि जेल। तो द बेल नॉट जेल मस्ट बी द जुडिशरी रिफ्लेक्स, ताकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही कहीं पनिशमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जो अक्यूज्ड है उसको इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता है। इट मस्ट नॉट बी कंसाइंड टू लॉन्ग स्टेंट्स इन प्रिजन वेयर दे पोज नो डेंजर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर जो इंसान है उसको बेल दे देनी चाहिए, अगर कोई भी डर नहीं है कि वो भाग जाएगा या तो वो यहाँ पर जो भी एविडेंस है उसके साथ कुछ छेड़खानी कर सकता, तो यहाँ पर उसको बेल दे देनी चाहिए। उसको जेल में रखने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये बात बताई गई है। तो देयर इज अ लाइन बिटवीन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड हेडलाइन हंटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने बोला जो एनसीबी उसको डिफरेंस नहीं पता है कि जस्टिस को परस्यूट करना और हेडलाइन हंटिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जो सेक्शन 27A है एनडीपीएस एक्ट का, वो डील करता है फाइनेंसिंग ऑफ ड्रग्स से, कि कोई ड्रग्स को फाइनेंस कर रहा है तो उसको इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जाता है। एट टाइम वेन पावरफुल एग्जीक्यूटिव डज नॉट श्रिंक। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बोला जो एग्जीक्यूटिव है वो कोशिश करते हैं कि हर लॉ का यूज़ करके, कैसे वेपन्स का यूज़ करके, हार्श लॉ को एक वेपन्स की तरह यूज़ करके लोगों को जेल में रखा जाए। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वही यहाँ पर लोगों की लिबर्टी को इंश्योर कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट भी लिबर्टी को इंश्योर नहीं करेगा तो यहाँ पर लोगों के कोई भी राइट्स नहीं बचेंगे। तो द रेट ऑफ लिबर्टी रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो लिबर्टी का रेट है वो फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन होता है। तो इफ ओनली द स्पिरिट बिहाइंड हिज वर्ड्स रन्स डाउन द जुडिशरी एज वेल। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो कि अगर एक दिन की भी लिबर्टी को डिप्राइव होता है तो वो एक दिन बहुत सारे दिनों के बराबर होता है। और बेल नॉर्म होना चाहिए, ना कि जेल। और इंसान को बेल दे देनी चाहिए अगर कोई डर नहीं है कि वो भाग जाएगा या तो यहाँ पर वो एविडेंस के साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है, तो यहाँ पर उसको बेल दे देनी चाहिए। और एक इंसान तब तक इनोसेंट होता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है। ये वैक्सीन ऑप्टिमिज्म में कि हमने लगभग 100 करोड़ डोजेज दे दी है। अब 100 करोड़ डोजेज में जो 30% लोग हैं उनको तो दोनों डोजेज लग चुके हैं, लेकिन जो 70% लोग हैं उनको अभी सिर्फ एक ही जैब लगा है। ठीक है, तो ये भी हम ये वाला माइलस्टोन भी हम अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी तक ऑथर ने बोला जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स अभी तक रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इंडिया है उसकी के शेप्ड रिकवरी चल रही है। कुछ सेक्टर्स ने तो वापस से वो प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो कुछ सेक्टर्स है वो प्री पैंडेमिक लेवल पर नहीं जा पाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंटेंसिव सेक्टर्स है, यहाँ पर जो केयर वाले सेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वाले सेक्टर्स रिवाइव नहीं कर पाए हैं। तो अब उनके लिए एक होप है कि एक बार जब सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो वाले सेक्टर्स भी रिवाइव कर जाएं टू द प्री पैंडेमिक लेवल। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे विजडम आफ्टर कोविड। अब जैसे कि बात की जाती है जो यहाँ पर मार्केट है वो इनविजिबल हैंड के थ्रू चलता है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन ना करे। तो देयर आर नाउ सीरियस डाउट्स। अब इस वाली थ्योरी पे एक सीरियस डाउट्स आ गए कि जो मार्केट है वो इनविजिबल हैंड के थ्रू चलता है और यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी पड़ जाता है। कभी भी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, ग्लोबल क्राइसिस आती है, एशियन करेंसी क्राइसिस आई, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर नाउ सीरियस डाउट्स ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग विजडम दैट द इकॉनमी फंक्शंस बेस्ट विद एन इनविजिबल हैंड एंड इट शुड नॉट बी जियोपार्डाइज्ड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये जो विजडम माना गया था, तो अब यहाँ पर सीरियस डाउट्स यहाँ पर रेज होते हैं। अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है इस वजह से नहीं कि लोगों के यहाँ पर वेजेस बढ़ेंगे, कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा, नहीं। तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन नहीं है। दूसरी बात, फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से भी इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन है ग्लोबल सप्लाई शॉक्स की वजह से। तो यहाँ पर सप्लाई की कमी आ गई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। तो इस वाले इन्फ्लेशन से डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है वो बहुत ऊपर जा चुका है इन थ्योरी फॉर सेंट्रल बैंक्स। अब इन्फ्लेशन को नीचे लाना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसको ऊपर ले जाना, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन को नीचे लाना इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई शॉक्स की वजह से है। तो वन, दे कांट रेज इंटरेस्ट रेट्स। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बेसिकली वन, दे कांट रेज इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक को
ग्रोथ रेट पे भी फोकस करना है, सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं करना। अगर वो इन्फ्लेशन को फोकस करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो रिवाइव नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, ये जो सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इन्फ्लेशन हो, उसको आप मॉनेटरी पॉलिसी से सही नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात ये बोली गई है, सप्लाई साइड इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देखा गया। अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो यूएस में इन्फ्लेशन 5.2% पर रन कर रहा है, यूके में 3.2, मतलब हर जगह अच्छा खासा इन्फ्लेशन है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अब जो फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है। तो इन्फ्लेशन होता है इस वजह से कि आपकी इकॉनमी का पोटेंशियल कितना है और आपकी इकॉनमी यहाँ पर परफॉर्म कितना कर रही है। तो फिलिप्स कर्व विच प्रिज्यूम्स दैट इन्फ्लेशन इज पार्टली ड्रिवन बाई गैप वेरिएबल्स मीजरिंग हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी डिविएट्स फ्रॉम इस पोटेंशियल, कि आपकी इकॉनमी का पोटेंशियल कितना और आपकी इकॉनमी कितना कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, रियल जीडीपी कितना है और पोटेंशियल जीडीपी कितना हो सकता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करता है। लेकिन फिलिप्स करके अकॉर्डिंग एक और चीज़ है जो कि इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करती है, वो होती है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। लेकिन ये जो दोनों थ्योरी है ये इंडिया के केस में फेल होती हुई नजर आती है। टू फाइंड आउट व्हाट डिराइव्स इन्फ्लेशन इन इंडिया, वी एंडेवर्ड टू कंडक्ट अ सिमिलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ऑथर ने सिमिलर एक्सरसाइज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो फिलिप्स कर्व ने यहाँ पर डिफाइन किया इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, तो ये बात इंडिया में ट्रू प्रूव नहीं होती है। तो दस द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटवर्ड गैप इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन बिहेवियर इन इंडिया। तो इससे हम इन्फ्लेशन बिहेवियर इंडिया के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। परहैप्स ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से ही हुआ है। इसके अलावा जो हमारी इंटरप्राइजेज है उसकी प्रोडक्टिविटी वो बहुत लैक करती है। वो प्रोडक्टिविटी इसी वजह से लैक करती है क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा लाइसेंस कंप्लाइंस इंस्पेक्शन सिस्टम है। तो यहाँ पर लाइसेंस ज़्यादातर यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन से कंप्लाई करने की वजह से यहाँ पर जो कंपनीज की प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। टेक द एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ऑथर ने ये बोला कि एक और एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारी सरकार, अगर आरबीआई यहाँ पर डिविडेंड ट्रांसफर करती है सरकार को और यहाँ पर कभी सरकार ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करती है, उसके बाद जैसे कि बिमल जलान कमेटी बना दी गई थी, तो यहाँ पर काफ़ी ह्यू एंड क्राई देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा डिविडेंड क्यों ट्रांसफर कर रही है आरबीआई, आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए, कुछ इमरजेंसी रिजर्व फंड रखना चाहिए। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं होता है। तो ग्लोबल इकॉनमी है थ्रू द नेक्स्ट 4 डिकेड्स विद मोर मार्केट्स। अब आगे क्या होने वाला है वो देखने वाली बात है। तो बस मुझे आपको इस आर्टिकल में यही बताना था, जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन अभी वेजेस के इंक्रीज होने की वजह से नहीं हुआ, फिजिकल एक्सपेंशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये जो इन्फ्लेशन हुआ ये इन्फ्लेशन हुआ सप्लाई शॉक्स की वजह से। तो इस इन्फ्लेशन को मॉनिटरी पॉलिसी से सही करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा जो आरबीआई है वो रेट्स को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि ग्रोथ को भी रिवाइव करना है, ग्रोथ को भी रिवाइव करना है, इन्फ्लेशन को भी लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो ज़्यादातर ग्रोथ पे फोकस कर रही है। फिर यहाँ पर फिलिप्स कर्व के बारे में बताया गया। फिलिप्स कर्व ये होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो बेसिकली गैप होता है बिटवीन द रियल जीडीपी एंड द पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन ये जो सारी थ्योरीज है इंडिया के केस में फेल होती हैं। फिर ये फैब इंडिया का ऐड है, तो फैब इंडिया ने अपने ऐड में एक जश्न रिवाज कुछ ऐसा डाल दिया था, उर्दू वर्ड डाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्विटर पे काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट चले गए कि आप ऐसे यहाँ पर उर्दू वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला जो इंडिया है हमें इस बिगटरी और स्मॉल माइंडेडनेस के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। जो हिंदू कस्टम है वो कोई भी डेंजर में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू कस्टम ने बहुत सेंचुरी से फ्लरिश किया और आगे भी ऐसे ही फ्लरिश करता रहेगा। जो आर्टिकल 51A(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात करता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी हर सिटीजन की, इसके अलावा ये ड्यूटी है स्टेट की, जो हमारा रिच हेरिटेज हमारा कॉम्पोजिट कल्चर का उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो आर्टिकल 51A(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड पर्टिकुलरली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। यहाँ पर कॉम्पोजिट कल्चर का क्या मतलब, अ लेगेसी ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेट माइंड्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। अब सबसे पहले थ्रू आउट द एजेस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि थ्रू आउट द एजेस एंडलेस इनंडेशंस ऑफ मैन ऑफ डाइवर्स क्रीड्स, कल्चर्स एंड रेसेस। तो इंडिया में बहुत सारे लोग आए हैं और इंडिया ने यहाँ पर सबको एसिमुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल आर्यंस, नॉन आर्यंस, द्रविडियंस, चाइनीज, सीथियंस, हुन्स, पठान्स, मुगल्स हैव कम टू दिस एंशिएंट लैंड एंड फ्रॉम डिस्टेंट रीजन्स एंड क्लाइम इंडिया हैज़ वेलकम देम ऑल। तो जो इंडिया है वो सिर्फ एक हिंदू के लोगों का देश नहीं है। इंडिया यहाँ पर कॉम्पोजिट कल्चर की बात करता है। इसके अलावा जो उर्दू लैंग्वेज की बात है तो उर्दू यहाँ पर तो 8th शेड्यूल में मेंशन है, तो ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई। तो नन शेल बी टर्न्ड अवे फ्रॉम द शोर ऑफ दिस वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था जो इंडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमने यहाँ पर सारे कल्चर और क्रीड को यहाँ पर एसिमुलेट किया है। बाकी उर्दू की बात रही कि यहाँ पर जश्न रिवाज उर्दू वर्ड को यूज़ किया गया, तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन स्टेट की और ये लिस्टेड है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उर्दू एक इनहेरेंट एलिमेंट है इंडियन कॉम्पोजिट कल्चर का, उसके रिच हेरिटेज का। तो उर्दू लैंग्वेज इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ऑल इंडियंस, इट डज नॉट बिलोंग टू वन रिलीजन। तो उर्दू किसी एक रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है, कल्चरल हेरिटेज है पूरे इंडिया का। उर्दू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा ये वेंकैया नायडू जी ने सारे शब्द बोले थे, जो उर्दू लैंग्वेज है वो कल्चरल हेरिटेज है पूरे इंडियंस का, किसी एक रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है, पूरे कंट्री को बिलोंग करता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस है। तो फेस्टिवल इंडिया में कोई भी हो उस स्पिरिट ऑफ वननेस के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली, कोई भी फेस्टिवल हो तो यहाँ पर फेस्टिव टुगेदरनेस होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर ये आर्टिकल है कि इंडिया ने
एडमिनिस्टर कर दी, लगभग ट्वाइस द नंबर ऑफ वैक्सीन टू द यूएस। तो यूएस ने अभी तक 40.7 करोड़ वैक्सीन दी है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर 100 करोड़ वैक्सीन दे चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो 7 बिलियन डोजेज में इंडिया ने लगभग 1 बिलियन डोजेज दिए और 100 करोड़ डोजेज। दिस मीन्स दैट 14% ऑफ द डोजेज गिवन बर्थ बाय इंडिया। तो इसका मतलब जो भी 14% डोजेज पूरे देश में दी गई वो इंडिया में दी गई हैं। वी हैव एडमिनिस्टर्ड मोर वैक्सीन देन द एंटायर यूरोपियन यूनियन पुट टुगेदर। तो यहाँ पर अगर पूरे यूरोपियन यूनियन ने जितने डोजेस दिए उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर वैक्सीन दे दी हैं। तो वाइल द कोविड बैटल सो फार हैज़ बीन प्राइमरली फॉट विद द 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। तो यहाँ पर 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी यहाँ पर कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। इसके अलावा हमने वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बनाई है जाई कोविड, जो यहाँ पर बच्चों के लिए भी इसके लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन बच्चों के लिए भी मिल गया है जाई कोव डी को। आगे चलते हैं, इसमें बाकी इस आर्टिकल में कोई खास इंपॉर्टेंट था नहीं। अब यहाँ पर हाउ टू डेमोक्रेटाइज द पार्टी। अब पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द केस फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज नीड नॉट टू बी मेड अफ्रेश। तो यहाँ पर ये बहुत टाइम से मैटर चल रहा है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट इंस्टीट्यूशनल इंटरमीडियरीज इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मस्ट देमसेल्व्स बी डेमोक्रेटिक। अब बेसिकली जो पार्टीज़ है जब ये सत्ता में आती हैं उसके बाद ये इंश्योर करती हैं कि यहाँ पर कंट्री में डेमोक्रेसी रहे। तो बेसिकली इनको तो डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी और कंट्री ये दो अलग अलग बातें हैं। क्यों? जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट। अब ऐसा क्यों होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म टू कैप्चर स्टेट पावर। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो कोशिश करती है कि वो स्टेट की पावर को कैप्चर कर सके और सोसाइटी के लिए विजन को तैयार कर सके। तो इट फॉलोज दैट सम आइडल्स एंड आइडल्स आर कोर टू अ पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके कुछ आइडल्स होते हैं कि जो उन आइडियल्स को मानता है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है। लेकिन सिटीजनशिप के लिए ऐसे कोई आइडियल्स नहीं होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है किसी यहाँ पर आइडियोलॉजी को मानना, आप यहाँ पर सिटीजन होते हैं क्योंकि जो सिटीजन है वो इलेक्टिव चॉइस नहीं है। तो दिस कॉमनलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अ कंट्री सिंस सिटीजनशिप इज नॉट एन इलेक्टिव चॉइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी पार्टी के मेंबर तभी होते जब आप उसकी आइडियोलॉजी को प्रिस्क्राइब कर रहे होते, लेकिन आप सिटीजन होते इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या आइडियोलॉजी आप क्या करते हो। तो इन अ कंट्री देयर आर शार्प डिफरेंसेस बिटवीन सिटीजन्स। तो यहाँ पर सिटीजन्स और यहाँ पर पार्टी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इन अ कंट्री देयर आर शार्प डिफरेंसेस बिटवीन सिटीजन्स ऑन द विजन एंड वैल्यूज देमसेल्व्स एंड द रोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का रोल ये होता है कि पीरियोडिक इलेक्शन करके यहाँ पर स्टेट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो भी वैल्यूज़ है उसका। तो दस वाइल डेमोक्रेसी एट द लेवल ऑफ द कंट्री इज अ बॉटम ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लेवल ऑफ द कंट्री में देखो तो डेमोक्रेसी एक बॉटम अप अपॉर्चुनिटी है। तो एनी सजेशन टू अचीव इंटरनल डेमोक्रेसी इन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है दोनों का, कि पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है जो कि यहाँ पर सिटीजन की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती है। अब मोस्ट कॉमन सजेशन क्या है कि यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए। तो बेसिकली यही बोलते हैं कि जो भी पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ना कि कोई परिवार से किसी पर्टिकुलर परिवार से आ रहा है इसकी वजह से वो वहाँ पर उसका लीडर बना बैठा है। नहीं, यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। अब ऑथर ने इस पॉइंट को डिस्कार्ड किया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट जस्ट बी ग्राउंडेड देमसेल्व्स। अब ये माना जाता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल भी होंगे। लेकिन ऑथर ने बोला इस सजेशन के मेरिट तो है पर इसमें डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली बात ये, हम इस बात को पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हैं कि जो वहाँ पर अभी पावर में बैठा है वो कोशिश करेगी कि पावर उसके पास रहे। अब पावर उसके पास रहे उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस को सबवर्ट करने की कोशिश करेगा ताकि स्टेटस को मेंटेन रहे और पावर उसके पास रहे। दूसरी बात जो हम बात करें कि अकाउंटेबिलिटी वो रखेगा, तो वो जो लोअर लेवल्स वाले जो अकाउंटेबिलिटी उससे मांगेंगे क्या लोअर लेवल्स वाले इंडिपेंडेंट होंगे। तो सेकंड एजम्पशन दैट द लोअर लेवल्स वुड बी इंडिपेंडेंट। तो ये हम एजम्पशन कर रहे हैं जो लोअर लेवल है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। द लाइकली आउटकम इंस्टेड इज अलाइनमेंट। हो सकता है कि यहाँ पर अलाइनमेंट बन जाए जिसकी वजह से फैक्शनलिज्म डेवलप हो जाए पर्टिकुलर पार्टी में। तो एक इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और दूसरी बात, आजकल जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ रहे हैं वो आइडियोलॉजी से कम कि वो पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं सब्सक्राइब करते, इसकी वजह से वो नहीं वहाँ पर जुड़ रहे हैं। वो इस वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो ओवर टाइम द बैलेंस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेटर लीडिंग टू इरकॉन्सिबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो हार्ड पावर और यहाँ पर इंडिविजुअल ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जुड़ रहे हैं, ना कि उसकी आइडियोलॉजी की वजह से। इसके अलावा जो स्टेट है उसके लिए डेमोक्रेसी एक खुद में एंड है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए डेमोक्रेसी खुद में एंड नहीं होता। उसके बाद उसको स्टेट से पावर भी तो कैप्चर करनी होती है, स्टेट की पावर भी तो कैप्चर करनी होती है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी वो एंड होता है फॉर द कंट्री, बट इट इज़ नॉट एन एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। तो अनलाइक फॉर द स्टेट डेमोक्रेसी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने की बात है। तो यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली यही बोला कि इंटरनल यहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहें
पार्टीज़ में तो नहीं आ पाएगी। तो ऑथर ने एक सोल्यूशन दिया, वो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इंटरनल पार्टी प्रोसेसेस, वन वे ये है कि हम कैसे पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको हटा देना चाहिए। उसको हटाने से क्या होगा कि अभी बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से यहाँ पर जो एमपीज एमएलएज होते हैं उनको वोट करना पड़ता है, जैसा कि उनका पार्टी चाहती है वैसा उनको वोट करना पड़ता है। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन हट जाएगा तो यहाँ पर उनका कॉन्शियस होगा कि वो किसको वोट करना चाहते हैं। तो उनके यहाँ पर कॉन्शियस को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर वो किसको वोट करें, तो बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। तो इस डिस्कशन डेलिब्रेशन की वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी आ सकती है। तो द नीड टू कैनवस वोट्स इन द लेजिस्लेचर विल क्रिएट रूम फॉर नेगोशिएशन। तो यहाँ पर बेसिकली नेगोशिएशन होगा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी आ सकती है। लेकिन इसका भी एक कॉन्सिक्वेंस, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो लोग हैं वो पार्टी को उतना ऊपर नहीं देखते हैं जितना पार्टी को ज़्यादा ऊपर देखते हैं एज कम्पेयर टू द कैंडिडेट। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके एरिया से कौन सा कैंडिडेट खड़ा, उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो कौन सी पार्टी से खड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पर पार्टीज़ क्या करेंगी, यहाँ पर पार्टीज़ रबर स्टैम्प कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर देंगी अगर उनको बाद में ये पता चले कि एंटी डिफेक्शन हट चुका है, उनको नेगोशिएशन करने पड़ेंगे। तो इसका एक ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो। ये थोड़ा सा पर्टिकुलर लीग से हट के आर्टिकल था। जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो पार्टी में और यहाँ पर कंट्री में, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जो कंट्री होता है उसके लिए डेमोक्रेसी एंड इन इटसेल्फ होता है, लेकिन पार्टी के लिए एंड इन इटसेल्फ नहीं होता, क्योंकि पार्टी को यहाँ पर पावर भी कैप्चर करनी होती है। इसके अलावा जो बात की जाती है कि यहाँ पर जो इलेक्टेड हेड होने चाहिए पार्टीज़ के, वो एक इलेक्शन के थ्रू आने चाहिए ताकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी क्योंकि जिनके पास पावर वो कोशिश करते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे और उनके पास से पावर ना जाए, क्योंकि पावर जो है वो खुद को रीअसेट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पर जो लोअर ऑफिशियल्स है वो ज़रूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो जो उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे। तो दूसरा ये प्रोविज़न है। तीसरी बात ये जो बैलेंस है, आजकल लोग पार्टीज़ में इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, बल्कि वो इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट, उनको लगता है कि इस पार्टी में उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो पावर में आ सकते हैं, इस वजह से वो किसी पार्टी से जुड़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स वुड कम टू ताइवान डिफेंस। तो जो बाइडन ने एक ये लाइन बोल दी थी कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो ताइवान के डिफेंस में आएगा और ये आइलैंड को डिफेंड करेगा जिसको चाइना अपनी टेरिटरी बोलता है। बाद में उन्होंने बोला नहीं, हमारी कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं, जैसी पॉलिसी हमारी थी वही रहने वाली है। अब ताइवान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहा है चाइना, तो विच इज़ कंप्लेंट ऑफ माउंटिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम बीजिंग टू एक्सेप्ट चाइना सॉवरेनिटी। तो एवर सिंस वॉशिंगटन कट डिप्लोमेटिक टाइज विद तैपई, तो यहाँ पर जो तैपई ताइवान की बेसिकली कैपिटल है, तो वॉशिंगटन पहले तैपई को ओरिजिनल चाइना की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक दिन पूरी ताइवान की हिस्ट्री पढ़ाई थी, फिर यहाँ पर बीजिंग को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो यूएस ने बोला था कि वो एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी को मेंटेन रखेगा। तो अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ताइवान के डिफेंस में क्या यूएस आएगा। तो द यूएस इज लीगली कमिटेड टू इंश्योर दैट ताइवान कैन डिफेंड इटसेल्फ। अब यूएस ये बोलता है जो ताइवान है वो खुद को डिफेंड कर सकता है, बट इट अ पॉलिसी की तरह यूएस ने बिल्कुल नहीं कहा था कि वो मिलिटरीली ताइवान की हेल्प करने आएगा अगर अटैक होता है। लेकिन बाइडन ने एक लाइन ये बोल दी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स वुड कम टू ताइवान डिफेंस। तो उसके बाद में इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला नहीं, हमारी पॉलिसी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पर इथोपिया में टिग्रे रीजन है, तो टिग्रे रीजन और इथोपिया में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। इसके अलावा टिग्रे रीजन में बहुत ज़्यादा फेमाइन कंडीशन आ गई, स्टार्वेशन हो गया। उसके बाद भी यहाँ पर जो इथोपियन गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो टिग्रे रीजन तक ना पहुँच पाए। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 197 कम्युनिकेशन जो कि पेरेंट एंटिटी है पेटीएम की, ये अपना आईपीओ इशू कर रहे हैं। और ये आईपीओ जो है ये लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, द लार्जेस्ट इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो 16,600 करोड़ की। इससे पहले जो लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी वो कोल इंडिया की थी। तो द लार्जेस्ट आईपीओ सो फॉर वॉज फ्रॉम कोल इंडिया विच रेज ₹15,000 करोड़ ओवर अ डिकेड अगो। अब यहाँ पर हो जाएगी पेटीएम की। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर ग्लोबल क्रूड ऑयल जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। और यहाँ पर जो इंडिया है वो बेसिकली कोशिश कर रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल वाले नेशंस हैं यहाँ पर सप्लाई बढ़ाए, लेकिन बहुत ही कम इसकी उम्मीद है कि वो लोग सप्लाई बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि आगे भी प्राइस बढ़ता जाए। तो ब्रेंट जो है वो 85 पर डॉलर पहुँच चुका है, तो $85 पहुँच चुका पर बैरल। और यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि $100 भी पहुँच सकता है। इसके अलावा जो एशिया में जब यहाँ पर क्रूड ऑयल दिया जाता है तो एक एशियन प्रीमियम लगाया जाता है। तो एशियन कंट्रीज हैव टू पे फॉर क्रूड ऑयल एस की ऑयल प्रोड्यूसर्स एट हायर प्राइसेस फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ये लोग जो तेल बेचते हैं तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से तो ये लोग कम चार्ज करते हैं, पर एशिया से ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं एशियन कंट्रीज से, उस पर एक एशियन प्रीमियम भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है वो $1.30 प्रीमियम लगा रहा है ऑन द बेंचमार्क प्राइस। तो बेसिकली एशियन कंट्रीज के साथ ये लोग इस बात में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एक प्रीमियम लगा देते हैं। तो एक्सपर्ट्स हैव सेड नेशंस लाइक इंडिया डू नॉट हैव मच बार्गेनिंग पावर। तो हमारे पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो हमारे कहने से तो बिल्कुल भी यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ाने वाले हैं।
बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।